Hello everyone, I'm Gaurav Thakur. I'm basically a mechanical engineer. I have been teaching mathematics and physics to class 11, 12 and JEE Main aspirants from past 3 years. And today our topic of discussion is drift velocity. It's a very beautiful topic from current electricity. So now let us start with our topic. So now we are going to start with our topic, that is drift velocity. But before going into that, we need to cover few basic points regarding conductor. So if we are forced to stop our discussion on electrodynamic study, then conductor is something that easily allow the passage of electric current through them. So what is a conductor? Conductor is something which allows large scale movement of charges through them when an external field is applied. External field means what is basically इलेक्ट्रिक फील्ड. जब आप इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करेंगे तो अगर किसी भी मटेरियल को कंडक्टर के कैटेगरी में आना है तो उसको क्या करना पड़ेगा, उसको लार्ज स्केल फिजिकल मूवमेंट ऑफ चार्ज को शो करना पड़ेगा. अब क्या हमें क्या पता है, जनरली मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी. लेकिन हीट क्या है, वो थर्मोडायनेमिक स्टडी में है. लेकिन क्या है, आपका करंट जो है किस में है, आपका इलेक्ट्रोडायनेमिक स्टडी में है. तो अगर मेटल में चार्ज कैरियर की बात करें तो वो क्या होगा, आपको वैलेंसी इलेक्ट्रॉन होगा. वैलेंसी इलेक्ट्रॉन. और ये इलेक्ट्रॉन जो हैं फ्री टू मूव होते हैं, आराम से इनको चलने का परमिशन होता है, इसीलिए इनको क्या बोल देते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स. फ्री इलेक्ट्रॉन बोल दिया. तो ये है अपना अभी तक का डिस्कशन कि कंडक्टर में चार्ज कैरियर क्या हो गया, अपना वैलेंसी इलेक्ट्रॉन, और वो थ्रू आउट द कंडक्टर सॉलिड स्टेट में फ्री टू मूव होते हैं, इसीलिए उनको फ्री इलेक्ट्रॉन्स बोल देते हैं. ठीक है. अब बेसिक पॉइंट रिगार्डिंग कंडक्टर, आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से पता होगा कि इनसाइड अ कंडक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू 0. कहने का मतलब ये है कि वो हम अभी नेक्स्ट स्लाइड पे देखेंगे. उससे पहले कहने का मतलब ये है कि अगर आप किसी भी कंडक्टर को एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेंगे तो क्या करेंगे, वो फ्री इलेक्ट्रॉन पे एक फोर्स आएगा, और वो फोर्स कौन सा होगा, कूलम्बिक फोर्स होगा. ठीक है, कूलम्बिक फोर्स होगा जो आपको कूलम्ब्स लॉ से निकलता है. और वो फोर्स कैसे दिया जाता है, किस एक्सप्रेशन से, दैट इज F इक्वल टू QE. अब इस फोर्स के साथ दो खासियत है. पहला चीज़ ये है कि अगर पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल को आपने इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड में रखा है तो उस पर एक्ट होने वाला फोर्स जो होगा वो क्या होगा, सेम डायरेक्शन में होगा एज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड. लेकिन अगर वही चार्ज पार्टिकल आपका निगेटिव चार्ज पार्टिकल है, दैट इज इलेक्ट्रॉन है, तो फोर्स जो है आपको क्या होगा, डायरेक्शन उस डायरेक्शन में एक्ट करेगा. किस डायरेक्शन में, अपोजिट टू डायरेक्शन ऑफ द फील्ड. ठीक है. तो जब आपको फ्री इलेक्ट्रॉन पे फोर्स किधर लगा, डायरेक्शन अपोजिट टू फील्ड, तो वो किधर ड्रिफ्ट होंगे, गेट्स ड्रिफ्टेड इन द डायरेक्शन अपोजिट टू दैट ऑफ फील्ड. ये बेसिक है अभी तक अपना. अब अगला पॉइंट है कि स्टैटिक कंडीशन में जब कोई भी आपने फील्ड अप्लाई नहीं किया है तो क्या होगा, Q नेट इनसाइड अ कंडक्टर इज 0. इसका मतलब क्या होता है कि इंटीरियर ऑफ कंडक्टर हैव नो एक्सेस चार्ज. कंडक्टर के अंदर आपका कोई चार्ज नहीं होगा. चार्ज जो है हमेशा क्या होगा, आउटर सरफेस ऑफ कंडक्टर पे ही पड़ा रहेगा. ऐसा क्यों बोलते हैं, क्योंकि ELOF इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस क्या होता है, कभी भी आपको कंडक्टर के अंदर एंटर नहीं करता है, और कंडक्टर के सरफेस पे जो होगा आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड क्या होगा, नॉर्मल होगा. तो अब देखते हैं हम लोग कैसे आप कंडक्टर को, जैसे ही हमने, ये रहा अपना कंडक्टर, ये डायरेक्शन है इलेक्ट्रिक फील्ड का, तो जैसे ही आपने इलेक्ट्रिक फील्ड लगाया तो फ्री इलेक्ट्रॉन अपोजिट डायरेक्शन में ड्रिफ्ट हो गए. तो ये है आपका फ्री इलेक्ट्रॉन, ये है आपका फ्री इलेक्ट्रॉन. ये जितने भी फ्री इलेक्ट्रॉन होंगे इसमें, तो ये अपोजिट डायरेक्शन में ड्रिफ्ट कर गए. तो इसके वजह से क्या होगा, अब यहाँ पे निगेटिव चार्ज जितना भी था वो एक साइड में आ गया, तो इसको
क्या अब मेटल का इंटीरियर क्या होगा आपका, हमेशा ही भले ही फील्ड यहाँ पे अप्लाई किया गया है, लेकिन क्या होगा आपका मेटल का जो इंटीरियर होगा वो क्या होगा, हमेशा ही चार्ज फ्री होगा। तो इसको न्यूट्रल करने के लिए क्या आएगा, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आएगा। तो पॉजिटिव चार्ज आया, इसको न्यूट्रल करने के लिए आया है, ठीक है। इसको क्या बोल देंगे, इंड्यूस्ड चार्ज बोल देंगे। अब फ्री इलेक्ट्रॉन इसीलिए बोला जाता है कि ड्रिफ्ट कर गया डायरेक्शन अपोजिट टू द अप्लाइड फील्ड, और मेटल के सरफेस पे क्या है, या कंडक्टर के सरफेस पे परपेंडिकुलर है ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड, एकदम परपेंडिकुलर है ये। तो अब ये देखिए, पहले जो भी चार्ज था इसका, सपोज इसमें 3 फ्री इलेक्ट्रॉन था, तो जैसे ही आपने फील्ड अप्लाई किया तो यहाँ पे ये क्या हो गया, रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज, ये यहाँ लिख रहा हूँ मैं, रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज। अब देखो ये रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज है, लेकिन ये रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज जो है, पहला तो एक तो आपने एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दिया, लेकिन यहाँ पे जो इंड्यूस्ड चार्जेज है उसके वजह से भी एक क्या आएगा, ई इंड्यूस्ड आएगा, दैट इज इंड्यूस्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड। अब जो वो बोलते हैं कि इनसाइड अ कंडक्टर ई नेट इक्वल टू 0, वो क्यों होता है, ये रीअरेंजमेंट जो है आपका, रीडिस्ट्रीब्यूशन या रीअरेंजमेंट ऑफ चार्ज तब तक चलता रहेगा जब तक कि ये जो है अपना ई इंड्यूस्ड जो है क्या हो जाएगा, ई इंड्यूस्ड जो है किसके बराबर हो जाएगा, माइनस टाइम्स ई एक्सटर्नल। मतलब ये इंड्यूस्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड जो है ये क्यों पिक्चर में आया है, रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस की वजह से पिक्चर में आया है। तो उसको बैलेंस करने के लिए क्या होना पड़ेगा कि ये आपका ई इंड्यूस्ड जो है इक्वल हो जाए किसके, मैग्नीट्यूड में, किसके, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के, और डायरेक्शन क्या हो, अपोजिट हो। तब जो अपना ई नेट होगा वो क्या हो जाएगा, ई नेट जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, ई इंड्यूस्ड प्लस ई एक्सटर्नल, वो कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इसीलिए बोला जाता है कि ई नेट इनसाइड अ कंडक्टर इज 0। तो जब ये हो जाएगा तो आपका रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज रुक जाएगा। ये है दूसरा प्रॉपर्टी है, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल इज कांस्टेंट थ्रू आउट द वॉल्यूम ऑफ कंडक्टर एंड हैज सेम वैल्यू एज वैल्यू ऑफ इट्स सरफेस। जो भी सरफेस पे इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल होगा वही आपका इंटीरियर में होगा। क्यों, क्योंकि आपका सरफेस ऑफ मेटल जो है वो क्या होता है, इक्वी पोटेंशियल होता है। क्या होता है, इक्वी पोटेंशियल होता है मेटल का सरफेस। और ये आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक से ये फॉर्मूला पता होगा, dv इक्वल टू माइनस टाइम्स ई डॉट डी आर। दैट इज ये क्या है, किसी भी एक एलिमेंटल लेंथ ऑफ कंडक्टर का वोल्टेज है या पोटेंशियल है, वो किसके बराबर होगा, डॉट प्रोडक्ट ऑफ क्या, इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड इनटू पोजीशन वेक्टर ऑफ दैट पर्टिकुलर एलिमेंटल लेंथ। और ये निगेटिव चार्ज क्या बताता है कि पोटेंशियल ऑलवेज डिक्रीजेज इन द डायरेक्शन ऑफ किसके, इलेक्ट्रिक फील्ड के। जिस भी डायरेक्शन में आपका पोटेंशियल अप्लाई किया होगा तो ये क्या होगा, आपका हायर पोटेंशियल पे होगा और ये लोअर पोटेंशियल पे होगा। क्यों, क्योंकि ये डायरेक्शन अपोजिट टू ई है, तो इसको हायर पोटेंशियल पे होना पड़ेगा और ये लोअर पोटेंशियल पे होगा। इस डायरेक्शन में आप बढ़ जाएं अगर तो पोटेंशियल घटेगा, अगर इसके अपोजिट डायरेक्शन में बढ़े तो पोटेंशियल बढ़ेगा। ये था आपका बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ कंडक्टर। नाउ वी विल मूव फर्दर विद द कंसेप्ट ऑफ क्या, मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन कंडक्टर। सो सबसे पहले वही क्या है आपका चार्ज कैरियर, फ्री इलेक्ट्रॉन है या बैलेंसी इलेक्ट्रॉन है। तो मेटल में जो है सबसे पहली बात, ये फ्री इलेक्ट्रॉन जो होगा आपका,
फ्री इलेक्ट्रॉन क्या पोज करेगा, क्या पोज करेगा, थर्मल एनर्जी पोज करेगा। और इनिशियली जो होगा मोशन कैसा होगा, एकदम रैंडम होगा। जैसे जैसे रैंडम किसी भी डायरेक्शन में भागेगा, आड़े टेढ़े डायरेक्शन में भागेगा, कोई एक फिक्स डायरेक्शन नहीं रहेगा। तो इनिशियली जो है आपका क्या है, कंडक्टर में इलेक्ट्रॉन का या फ्री इलेक्ट्रॉन का मोशन क्या है आपका, एकदम रैंडम है। तो इसको पढ़ने के लिए यहाँ पे एक कंसेप्ट आता है रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी। ये क्या है आपका, ये बेसिकली आपको एवरेज काइनेटिक एनर्जी के रिप्रेजेंटेशन को बताता है। इसका एक जनरल एक्सप्रेशन है, इसका डेरिवेशन बहुत लंबा है, अगर वो करें तो वीडियो लगभग 1-1.5 घंटे का हो जाएगा, लेकिन इसीलिए उसको हम लोग छोड़ते हैं अभी। तो 3/2 kT बराबर ½ mv², क्योंकि एवरेज काइनेटिक एनर्जी के रिप्रेजेंटेशन को रिप्रेजेंट करता है ये। तो यहाँ से आपको VRMS का जो वैल्यू मिलेगा वो क्या हो जाएगा, √3 kT/m। के क्या है, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है, टी क्या है, टेम्परेचर है, एब्सोल्यूट टेम्परेचर केल्विन स्केल में, और इसका वैल्यू क्या है 1.38 × 10⁻⁻23 जूल पर मोलिक्यूल पर केल्विन। ठीक है, अब अपना जो रूम टेम्परेचर पे ये रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी होता है वो कितना होता है, बहुत हायर ऑर्डर का होता है, 10⁻⁴ मीटर पर सेकंड का होता है। लेकिन इस रैंडम मोशन की वजह से वी एवरेज क्या हो जाएगा आपका, 0 हो जाएगा। तो इनिशियली इसमें कोई भी करंट कंडक्टर में फ्लो नहीं होगा। ठीक है, अब आपने क्या किया, कंडक्टर को इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दिया। जैसे ही आप इलेक्ट्रिक फील्ड में कंडक्टर को रख देंगे तो कंडक्टर इनिशियली उसके पास क्या आ जाएगा, एक एवरेज वेलोसिटी आएगा बहुत छोटे टाइम के लिए, t ऑलमोस्ट टेंडिंग टू 0। लेकिन फाइनली वो सारे जो चार्ज हैं अपने आप को क्या होगा, वही होगा, रिडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज होगा जो पहले केस में हुआ था। तो ये रिडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज ऐसे होगा कि ई नेट इसके अंदर 0 बना रह जाए। तो ये भी एक कारण है कि इसमें कोई एक करंट फ्लो नहीं हुआ। लेकिन अब आपने क्या किया, एक पोटेंशियल डिफरेंस इस पर अप्लाई कर दिया, लेकिन वो पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, एकदम कांस्टेंट है, अक्रॉस द एंड्स ऑफ कंडक्टर है। तो जैसे ही आपने एक इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल या पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई कर दिया तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन एक फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, वही F = QE, लेकिन ये इलेक्ट्रॉन है तो -E से रिप्रेजेंट कर दिया इसको, तो ये फोर्स आ गया इस पर, F = -EE। और हम लोग को न्यूटन सेकेंड लॉ से क्या पता है, F = ma। तो इन दोनों इक्वेशन से अगर आप कंपेयर करोगे तो आपको ये जो एक्सलेशन मिल जाएगा, क्या मिल जाएगा, -E × इलेक्ट्रिक फील्ड बाय मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये एक्सलेशन कब मिलेगा आपको, ये एक्सलेशन फ्री इलेक्ट्रॉन को कब मिलेगा, किन्हीं दो सक्सेसिव कोलिजन के बीच में। तो ये क्या कराएगा, आपको स्पीड को बढ़ा देगा। स्पीड बढ़ गया, अब अगर स्पीड बढ़ गया तो क्या हो जाएगा, स्पीड बढ़ गया तो कोई एक सर्टेन स्पीड पोज कर लेगा, लेकिन ये अगले ही कोलिजन में क्या हो जाएगा, इस एक्सेलरेशन को लॉस कर देगा। इसके कारण क्या होगा, कंडक्टर में हीटिंग प्रोड्यूस होगा। सो आफ्टर नेक्स्ट कोलिजन एक्सेलरेशन क्या हो गया, 0 हो गया। तो ये एवरेज वेलोसिटी क्या बना रह गया, कांस्टेंट बना रह गया। क्यों, क्योंकि ये जो एक्सेलरेशन आया था उसने कुछ स्पीड बढ़ाया। पहले तो वेलोसिटी 0 था, आपने जैसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया कुछ वेलोसिटी इसके पास आया, फिर आप जैसे ही पोटेंशियल अप्लाई कर रहे हो, पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई कर रहे हो, इसमें कुछ एक्सेलरेशन आ गया, तो उससे क्या हो गया, स्पीड बढ़ गया। लेकिन नेक्स्ट कोलिजन में ये एक्सेलरेशन 0 हो गया, तो आपका वो जो आप वेलोसिटी अटेंड किया था वही क्या हो जाएगा, एवरेज वेलोसिटी हो जाएगा, और वो कांस्टेंट बना रहेगा। और इसी एवरेज वेलोसिटी को क्या बोलते हैं, ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। सो अब खासियत क्या है ड्रिफ्ट वेलोसिटी के साथ, ड्रिफ्ट वेलोसिटी हमेशा ही क्या होगा, डायरेक्शन अपोजिट टू एक्सटर्नल फील्ड, एक्सटर्नल फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में होगा और हायर पोटेंशियल तरफ होगा। सो अगर आपने यहाँ पर V वोल्टेज अप्लाई किया, ये हो गया पॉजिटिव टर्मिनल, ये हो गया नेगेटिव टर्मिनल, करंट ऑलवेज फ्लोज फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। तो ये इधर से गया, इधर से निकला, और ये क्या है आपका डायरेक्शन ऑफ फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो जैसे ही आपने पोटेंशियल अप्लाई किया, इसमें सर्किट में करंट फ्लो होना शुरू हो गया। अब अगर L लेंथ ऑफ कंडक्टर है, N = नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स इन द कंडक्टर है, A क्या है, यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन एरिया है, और V क्या है,
अप्लाइड पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द कंडक्टर है। वीडी क्या है? ड्रिप वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन। कैसे होगा? डायरेक्शन अपोजिट टू इलेक्ट्रिक फील्ड एंड टुवर्ड्स द हायर पोटेंशियल। तो ड्रिप वेलोसिटी का डेफिनेशन यहाँ से एक ये भी आता है कि डिस्टेंस ट्रेवल्ड बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन, किन्हीं दो सक्सेसिव कोलिजन के बीच में जो डिस्टेंस ट्रेवल किया फ्री इलेक्ट्रॉन ने और कितना टाइम लगा उस कोलिजन के बीच में, तो उसी को क्या बोल दिया? ड्रिप वेलोसिटी। अब ड्रिप वेलोसिटी से रिलेटेड कुछ और कंसेप्ट है, मोबिलिटी। मोबिलिटी क्या होता है? ड्रिप वेलोसिटी पर यूनिट वॉल्यूम, दैट इज वीडी बाय ई। ये वीडी बाय ई पर यूनिट इलेक्ट्रिक मैग्नीट्यूड का बात हो रहा है, ठीक है। अगला टर्म है एवरेज रिलैक्सेशन टाइम। ये क्या है? टाइम गैप बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन, दो कोलिजन के बीच में कितना टाइम लगा उसको क्या बोल देंगे? एवरेज रिलैक्सेशन टाइम। और जैसे जैसे टेम्परेचर आप बढ़ाएंगे, टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो क्या होगा? कोलिजन का फ्रीक्वेंसी बढ़ जाएगा, टाइम घट जाएगा। ये क्या होगा? एवरेज रिलैक्सेशन टाइम घट जाएगा आपका, ठीक है। यही होता है एवरेज रिलैक्सेशन टाइम, टाइम गैप बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन। जैसे ही आपने टेम्परेचर बढ़ाया, कोलाइडिंग फ्रीक्वेंसी बढ़ गया, तो टाइम को क्या फ्रीक्वेंसी क्या होता है? 1 टाइम पीरियड। तो फ्रीक्वेंसी अगर बढ़ रहा है तो टाइम को क्या होना पड़ेगा? घटना पड़ेगा। तो ये टाउ इक्वल टू टाउ डिक्रीजेज। ये हो गया एवरेज रिलैक्सेशन टाइम। तो अगर टाइम टेकन टू कवर डिस्टेंस एल है तो टी बराबर क्या हो जाएगा? एल बाय जो वेलोसिटी है वीडी। ये हो गया टाइम टेकन टू कवर डिस्टेंस एल, क्या हो जाएगा? एल बाय वी डी। अगर क्यू अमाउंट ऑफ चार्ज किसी टाइम टी में फ्लो हो रहा है सर्किट में, इस पर्टिकुलर सर्किट का बात कर रहे हैं हम लोग, इसमें अगर आपका टी टाइम में आपका क्यू अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लो हो रहा है तो क्यू क्या हो जाएगा? कितना चार्ज फ्लो हो गया? नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ कंडक्टर इनटू वॉल्यूम ऑफ कंडक्टर इनटू चार्ज, ये हो जाएगा। अब वो कैसे हो जाएगा? Q बराबर N इंटू वॉल्यूम क्या हो जाएगा? एरिया इंटू लेंथ इंटू चार्ज क्या है? E। और हम लोग करंट का क्या बेसिक डेफिनेशन है? अमाउंट ऑफ चार्जेस फ्लोइंग थ्रू अ कंडक्टर पर यूनिट टाइम, दैट इज I इक्वल टू क्यू बाई टी। पहला इक्वेशन I बराबर NaEl इंटू I इक्वल टू क्यू बाई टी, खत्म हो गया। अब इन्हीं दोनों एक्सप्रेशन को आप क्या करोगे? यूज करोगे तो यहाँ से आपको क्या मिल जाएगा? I बराबर क्यू बाई टी, क्यू ये था, टी ये है। यहाँ से आपको करंट और ड्रिप वेलोसिटी में रिलेशन मिल गया, एन आई इक्वल टू एन ई ए वी डी। अब हम लोग को ये जो एवरेज रिलैक्सेशन टाइम डिस्कस किया था उसका एक रीजन ये भी था कि ड्रिप वेलोसिटी के साथ रिलेशन निकालें। तो उसका अगर रिलेशन निकालना हो तो ड्रिप वेलोसिटी क्या है? वी डी है। और एक्सेलरेशन क्या था? पोटेंशियल अप्लाई करने के बाद ए इक्वल टू माइनस ई टाइम्स इलेक्ट्रिक फील्ड बाय एम, ठीक है। तो बहुत छोटे टाइम के लिए टी टेंडिंग टू इन्फिनिटी, टी क्या हो जाएगा? टाउ हो जाएगा, दैट इज एवरेज रिलैक्सेशन टाइम। तो वी डी क्या हो जाएगा? वेलोसिटी क्या होता है? एक्सेलरेशन इनटू टाइम। इनिशियली वेलोसिटी क्या था? 0 था। वी बराबर यू प्लस ए टी, बेसिक इक्वेशन लगाया गया है। तो ए इक्वल टू क्या हो गया? माइनस ऑफ ई बाय एम इंटू टाउ। और क्या होगा? ई इक्वल टू वी बाय एल, दैट इज पोटेंशियल डिफरेंस पर यूनिट लेंथ। ये क्या हो जाएगा? आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड हो जाएगा। तो यहाँ से आपको वी डी क्या मिल जाएगा? ई टाइम्स वोल्टेज इंटू एवरेज रिलैक्सेशन टाइम बाय एल इंटू एम, यही होगा आपका। तो ये था आज का टॉपिक ऑफ डिस्कशन। हमने क्या क्या डिस्कस किया है इसमें? सबसे पहले क्या था? अपना कंडक्टर को देखा हमने। कंडक्टर में क्या है आपका? चार्ज कैरियर, वैलेंसी इलेक्ट्रॉन जो कि फ्री टू मूव होते हैं किसी भी लेकिन क्या होता है? उनका डायरेक्शन रेंडम होता है, किसी भी डायरेक्शन में जा सकता है। लेकिन जैसे ही आपने उसके बाद ये हमने कंडक्टर के प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस किया। यहाँ पे हमने रीअरेंजमेंट ऑफ चार्ज को देखा। रीअरेंजमेंट ऑफ चार्ज क्यों जरूरी था और कब तक होगा, क्यों हुआ? क्योंकि आपने फील्ड लगाया तो इस पर फ्री इलेक्ट्रॉन पे एक फोर्स आ गया। फोर्स आने की वजह से क्या होगा? निगेटिव चार्ज डायरेक्शन अपोजिट टू फील्ड शिफ्ट हुए, तो इसको न्यूट्रल बनाने के लिए क्या हो गया? दूसरी तरफ पॉजिटिव चार्ज आ गया, ठीक है। अब इसी को क्या बोल दिया हमने? री डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज या री अरेंजमेंट चार्ज। अब ये री अरेंजमेंट ऑफ चार्ज कब तक चलता रहेगा? जब इस इंड्यूस्ड चार्ज की वजह से जो इंड्यूस्ड फील्ड होगा वो इक्वल इन मैग्नीट्यूड होगा किसके? एक्सटर्नली अप्लाइड एक्सटर्नल फील्ड। और डायरेक्शन क्या होगा? अपोजिट होगा उसका, किसके? एक्सटर्नली अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड के। तो आपका ई नेट जो होगा वो 0 बना रहेगा। पोटेंशियल क्या होगा? मेटल सरफेस और इक्विपोटेंशियल, बहुत बेसिक कंसेप्ट है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का,
ठीक है। और ये भी बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, पोटेंशियल ऑलवेज डिक्रीजेज इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड। उसके बाद थर्मल मोशन को देखा, थर्मल मोशन को देखने के बाद रैंडम मोशन हमने देखा। ये जो है आपका रूट मीन स्क्वायर, ये आपको काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस में भी डिस्कस किया जाता है, वहाँ भी देखा जाता है इसको। और ये रैंडम मोशन की वजह से एवरेज वेलोसिटी 0 आ गया, तो इसीलिए कोई भी करंट इसमें फ्लो नहीं होगा। जैसे ही आपने फील्ड लगा दिया, फील्ड लगाने से फ्री इलेक्ट्रॉन को एक एवरेज वेलोसिटी मिला बहुत छोटे टाइम के लिए, लेकिन ड्यू टू रीअरेंजमेंट ऑफ चार्ज क्या होगा, ई नेट इनसाइड क्या हो जाएगा, आपको यहाँ पे ये 0 होना पड़ेगा, इसको 0 होना पड़ेगा। तो ये 0 हो गया। तो जैसे ही आपने पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया तो क्या हो जाएगा, कांस्टेंट अक्रॉस ये हो गया। तो इलेक्ट्रॉन पे क्या होगा, एक फोर्स आ गया। अब ये फोर्स जो होगा वो क्या होगा, माइनस ऑफ ई टाइम्स ई होगा, उससे कुछ एक्सेलरेशन मिल गया। कैसे निकाला, न्यूटन सेकंड लॉ से इस बेसिक इक्वेशन को कंपेयर किया। तो ये एक्सेलरेशन कब, कौन सा एक्सेलरेशन है, किन्हीं दो सक्सेसिव कोलिजन के बीच में इसको एक्सेलरेशन मिला है। फ्री इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, स्पीड को बढ़ा देगा, लेकिन अगले ही कोलिजन में उस एक्सेलरेशन को लॉस कर दिया। तो जैसे ही लॉस कर दिया मतलब क्या, एवरेज वेलोसिटी, एवरेज एक्सेलरेशन 0, तो ये वी एवरेज कांस्टेंट बना रह गया। इसी कांस्टेंट एवरेज वेलोसिटी को क्या बोल दिया हमने, ड्रिफ्ट वेलोसिटी बोल दिया। और यहाँ से हमने सारे एक्सप्रेशन को देखा और ये सारे रिलेशन को देखा। थैंक यू सो मच, होप यू लाइक द वीडियो, ऑल द बेस्ट।